हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस में हमने कार्ल मार्क्स के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षेप में देखा था। कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान की बात करें तो एक समाजशास्त्री के रूप में कार्ल मार्क्स का योगदान निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण पर उसी प्रकार से जोर देते थे जैसे कि जैव जगत में डार्विन ने विकास के नियम का पता लगाते हुए उनके अवलोकन और विश्लेषण पर जोर दिया था। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम का पता लगाया और उन्होंने इस सच्चाई का पता लगाया जो अब तक विचारधारात्मक आवरण से ढकी हुई थी। राजनीति, कला, धर्म, विज्ञान आदि की ओर ध्यान देने से पहले मानव को भोजन, वस्त्र और निवास की सुविधाएं चाहिए। जीविका उत्पादन के भौतिक साधन ही किसी युग के या किसी समाज की संस्थाओं के लिए, राजकीय नियमों के लिए, कानून, कला, धर्म को निर्धारित करने के लिए आधार बनते हैं। इसीलिए उनके प्रकाश में ही इन सब की व्याख्या की जानी चाहिए, न कि इसके विपरीत जैसा कि अभी तक होता आया था। इसके अलावा मार्क्स ने गति के उस विशेष नियम का पता लगाया जिससे उत्पादन की जो वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली है और इस प्रणाली से जो उत्पन्न पूंजीवादी समाज है, दोनों ही नियंत्रित होते हैं। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को खोज निकाला जिसके आधार पर पूंजीपति पूंजी का संचय करते जाते हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने अपने बहुत ही पुरजोर तरीके से विचार रखे, अलगाव का सिद्धांत दिया, साम्यवादी समाज की कल्पना आदि इन्होंने करके समाजशास्त्रीय साहित्य में अमर हो गए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मार्क्सवादी एक समाजशास्त्री नहीं है बल्कि मार्क्स में ही समाजशास्त्र है। विचारधारा की दृष्टि से मार्क्स समाजशास्त्र के जन्मदाता जो कि अगस्त कॉम्ट हैं उनसे बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि कॉम्ट ने समाज में सहयोग और व्यवस्था के संरचनात्मक आधारों का उल्लेख किया जबकि मार्क्स समाज में संघर्ष को प्रमुख मानते रहे। कॉम्ट ने सामाजिक विकास के 3 स्तर बताए जिनका संबंध मानव के मस्तिष्क के विकास से है और मार्क्स ने इन व्याख्याओं से सहमत नहीं होकर यहां तक कि उन्होंने कॉम्ट को एक अधकचरा वैज्ञानिक कह दिया और अपने विचार क्रांतिकारी विचार रखे। मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर वर्तमान में समाजशास्त्र की एक नई विचारधारा उभर के आई है जिसे हम उग्रवादी समाजशास्त्र कहते हैं, आमूलचूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र कहते हैं, जिसको हम रेडिकल सोशियोलॉजी भी कहते हैं या रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी के नाम से हम जान सकते हैं। कार्ल मार्क्स की रचनाओं, समाजशास्त्र के अध्ययन में औद्योगिक श्रमिकों का, श्रमिक आंदोलनों का, वर्ग संघर्षों का बहुत संदर्भ में काफी प्रयोग किया गया है। ये भी सही है कि कॉम्ट की तरह वो एक समाजशास्त्री और दर्शन शास्त्री या दार्शनिक भी थे। मार्क्स अपने समकालीन विचारकों की तरह ये मानते थे कि दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक समग्र है और दर्शन शास्त्र को वो किसी भी सामाजिक इकाई के विश्लेषण में या अन्वेषण में अवधारणात्मक रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत करते थे। वो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, न कि भौतिकवादी, जैसा कि उनके बारे में ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि इन्होंने कभी भी पदार्थ को, मटेरियल को संसार का अति आवश्यक या अंतिम तत्व नहीं माना और ये भी नहीं कहा कि पदार्थ के अलावा संसार में कुछ नहीं है। लेकिन मार्क्स के लिए प्रकृति पदार्थ से ज्यादा व्यापक रही। मार्क्स का यह मत है कि यह व्यक्तियों का योग नहीं है समाज, बल्कि व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का एक परिणाम है। व्यक्ति हमेशा से एक सामाजिक प्राणी रहा है क्योंकि उसे सामाजिक क्रिया द्वारा जीवन यापन करना पड़ता है, सामूहिक उत्पादन करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। और इस प्रकार से जो परिवर्तन है, उद्विकासी परिवर्तन होता है, वह एक स्वचालित अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है और उसके नियमों की खोज करना समाजशास्त्र का एक काम होना चाहिए।
तो समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र की दृष्टि से, समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स के योगदान को अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम संक्षेप में यहाँ समझ लेते हैं। विस्तार से आपकी अगली यूनिट्स में जब उनको पढ़ेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे उनको। जो पहला उनका प्रमुख सिद्धांत है वह है द्वंदात्मक भौतिकवाद। क्या है द्वंदात्मक भौतिकवाद? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत अधिक प्रभावित थे। हीगल बात करते थे भौतिकवाद की। हीगल का जो मत था वह था संपूर्ण विश्व का विकास संघर्ष और द्वंद्व से हुआ है। द्वंद्व क्या है? मैंने आपको बताया था, द्वंद्व है वाद, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी विचार, सबसे पहले जो आता है उसे वाद कहते हैं, जिसे हम थीसिस कहते हैं। इस वाद में ही इसके विरोधी तत्व भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम प्रतिवाद कहते हैं या एंटीथेसिस कहते हैं। इन दोनों में संघर्ष होता है, वाद में और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, और दोनों में संघर्ष होने के बाद एक नवीन स्वरूप विकसित होता है जिसको हम संवाद कहते हैं। संवाद, सिंथेसिस, वाद और प्रतिवाद के संघर्ष का परिणाम है। धीरे धीरे यह संवाद स्थापित हो जाता है और लंबे समय तक स्थापित रहने के बाद वह वाद बन जाता है। फिर उसका विरोधी तत्व पैदा होता है, वो प्रतिवाद होता है, फिर दोनों में संघर्ष होता है और तीसरा संवाद बन जाता है। कुछ समय बाद वह संवाद फिर स्थापित होकर वाद बन जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। तो हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो आत्मा से संबंधित था। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद था वह पदार्थ से संबंधित था। तो मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद को जन्म दिया, जिसे द्वंदात्मक भौतिकवाद कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पदार्थ ही विश्व का मूल है, सारा विश्व पदार्थ से बना है। पदार्थों में मतभेद होता है, संघर्ष होता है और फिर वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है और इससे विश्व का विकास होता है। और ये द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के द्वारा मार्क्स वर्ग संघर्ष को भी स्वाभाविक ठहराना चाहते थे। तो इसी में से इनकी दूसरा जो अवधारणा निकली, दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत निकला, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, माना जाता है, वह निकला वर्ग और वर्ग संघर्ष का कंसेप्ट। मार्क्स का मानना है कि साधारणतः व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी होता है। और वर्ग निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्क्स के अनुसार है आर्थिक आधार। समाज में आर्थिक असमानता ही वर्गों को जन्म देती है। मार्क्स ने मानव के इतिहास को 4 युगों में बांटा: आदिम साम्यवादी, दासत्व युग, सामंती युग और पूंजीवादी युग। हर युग में 2 वर्ग रहे। एक वह जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा, जिसे हम स्वामी कह सकते हैं, बुर्जुआ या पूंजीपति कह सकते हैं। दूसरा वो जो उत्पादन के साधनों में स्वामित्व से वंचित रहा, जिसे हम श्रमिक या मजदूर या सर्वहारा कह सकते हैं। ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा से संघर्षरत रहे। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि अभी तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके अलावा मार्क्स का कहना है कि अन्य युगों की अपेक्षा पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष बहुत तीव्र हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब श्रमिक वर्ग पूंजी व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पे साम्यवादी व्यवस्था स्थापित कर देता है, जिसमें शोषण और असमानता का अंत हो जाता है। और मार्क्स इस साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए और पूंजीवाद से उत्पन्न दुखों से छुटकारा पाने के लिए मजदूरों का आह्वान करते हैं और कहते हैं, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के पास सिवा कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है। यानी कि मजदूरों को तो पहले ही इतने कष्टों में जीना पड़ता है, वो खोएंगे क्या? उनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय अपनी बेड़ियां खोने के। जिस तरह के बंधनों में, जिस तरह के दासत्व में वे जी रहे हैं, अगर खोएंगे तो वो दासत्व ही खोएंगे और पाने के लिए तो उनके पास पूरा संसार है। तो ये जो अवधारणा उन्होंने दी, वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा,
यह समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान रखती है। अगली अवधारणा, अगला सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य क्या है? बहुत ही संक्षेप में मैं आपको इसको बता रही हूं क्योंकि हम पूरी यूनिट इस पर पढ़ेंगे। मार्क्स ने अपनी जो उनकी किताब थी दास कैपिटल, उसमें उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अतिरिक्त मूल्य के से उनका तात्पर्य है कि किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और जितने में वो बेची जाती है, वह जो उसका अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य है, जैसे कि लाभ कहा जाता है। वह लाभ नहीं है, वो एडिशनल या सरप्लस वैल्यू है। सरप्लस वैल्यू उन्होंने नाम दिया और कहा, जैसे कि उदाहरण देते हुए कहा कि एक टेबल के निर्माण में लकड़ी का, मजदूरी का, रंग रोगन का, जिस जगह पे टेबल बन रही है उसका किराया, जिस पैसे से वो बन रही है उसका ब्याज, ये सब मिलाकर के अगर उसको 30 रुपए उसकी लागत आती है और वह बाजार में 50 रुपए में बेची जाती है, तो 20 रुपए जो है वो अतिरिक्त मूल्य है। और ये जो अतिरिक्त मूल्य है यह उसे उस श्रमिक के कारण मिला है जिसने मेहनत करके उसको तैयार किया है। और पूंजीपति इस 20 रुपए को श्रमिक को नहीं देके सारा का सारा स्वयं हड़प जाता है। क्योंकि श्रमिक के पास उत्पादन के साधन को खरीदने की शक्ति नहीं होती, तो अपना श्रम पूंजीपति को बेच देता है और उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति की जेब में चला जाता है। और ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही पूंजीपति और श्रमिक में संघर्ष पैदा करता है और अंत में पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को जन्म देता है। तो इस तरह से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर उन्होंने बात कही। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा अलगाव का सिद्धांत। फिर उन्होंने दास कैपिटल में अपनी पुस्तक में अलगाव के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा अलगाव आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने ही द्वारा उत्पादित वस्तु, श्रम या सामाजिक संबंधों से अलग हो जाने के कारण कार्य के प्रति अरुचि महसूस करने लगता है। पहले के समय में व्यक्ति अपने हाथों से सामान्य औजारों से उत्पादन करता था, मशीन से नहीं, तो उसे प्रत्येक एक स्टेप से लगाव होता था। उसके हाथों से हर चीज होकर के गुजरती थी, वो उस अपनी सारी प्रक्रिया से जुड़ जाता था। जबकि मशीनों के कारण उत्पादन जब होता है तो वह उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ नहीं पाता, वो इमोशनल उससे हो नहीं पाता, इमोशनली उससे जुड़ नहीं पाता और उससे उत्पादन से मानसिक संतोष उतना नहीं होता जितना कि अपने हाथ से बनाने पर होता था। फिर उत्पादन के साधन पर, पूंजी पर, कच्चे माल पर, उत्पादन की प्रक्रिया पर तो पूंजीपति का अधिकार होता है, श्रमिक का अधिकार नहीं होता। तो इन सब व्यवस्थाओं के कारण वो अलगाव महसूस करने लगता है और पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों में जब अलगाव की भावना पैदा करती है तो श्रमिक को उदासीन करके स्वयं के प्रति, परिवार, साथी, समाज, समुदाय के प्रति वह असंवेदनशील हो जाता है, आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, अपने संघर्ष को अकेला और निरीह और सबसे अलग अलग महसूस करता है, उसका जीवन निष्क्रिय हो जाता है और बहुत सारी भावनात्मक समस्याएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं मार्क्स। इतिहास की व्याख्या भौतिक और आर्थिक आधार पर की। इनका कहना था कि इतिहास का निर्माण राजा रानियों के किस्सों से या सेना नायकों की जय और विजय से, पराजय से या जनसंख्यात्मक कारकों से नहीं हुई है, बल्कि आर्थिक कारकों से हुआ है। क्योंकि उत्पादन प्रणाली मूल है और सभी समाजों की सभ्यता और संस्कृति का वही निर्धारण करती है। वही कला, वही धर्म, वही दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सबका निर्धारण करती है। तो ये उत्पादन प्रणाली स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है और इसी के साथ सारी सामाजिक व्यवस्था भी बदलती रहती है। इन्होंने इसको कहा मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भी आर्थिक आधार पे ही की जा सकती है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के कुछ ये प्रमुख सिद्धांत अभी आपके सामने रखे, इन पर हम विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों को आप लोग एक बार फिर से देखें, सुनें, नोट करें और अगर कोई इसमें आपको डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे अपने ग्रुप पर संपर्क करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू।